देखो इकोनॉमिक जैसे विषयों का क्या हुआ है ना कि पूरा डेवलपमेंट नॉर्मली बहुत रिसेंट है और यूएसए जैसे कंट्रीज में हुआ है, वेस्टर्न यूरोप में भी हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स ने भी जो काम किया है वो इंग्लिश में ही किया है। अमर सेन साहब हैं, भगवती साहब हैं, ये सारे लोग हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स है। रघुराम राजन साहब हैं, कौशिक बसु साहब हैं, ये सारे लोग भी इंग्लिश में ही पढ़ते आए हैं। तो जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है इसका इंग्लिश में होता है। हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करने के टाइम पर खुद से नए शब्दों को लेकर के आने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी अननेसेसरी क्लिष्ट बना देता है, कठिन बना देता है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी समझोगे तो आपको बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अच्छा, तो क्या हुआ, जब ब्याज की दर बहुत ऊंची हो तो हर कोई भविष्य में इसके गिरने की आशा करता है। हर एक को लगता है यार इतनी ज्यादा ऊंची तो नहीं चल सकती, गिरेगी ही गिरेगी। तो क्या हो जाएगा, जब ब्याज दर गिरेगी तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार बंद पत्र धारण करने से पूंजीगत लाभ की आशा करता है। तो लोगों को लगता है कि बॉन्ड प्राइस बढ़ने वाला है तो बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। तो सारे लोग बॉन्ड खरीदने लग जाते हैं और मनी की डिमांड कम होने लग जाती है। तो मनी की डिमांड को फर्क पड़ रहा है ना किससे, इंटरेस्ट रेट से। अच्छा, और ये इंटरेस्ट रेट बदली नहीं है, भविष्य में बदल जाने की संभावना है, इसीलिए उसको स्पेकुलेशन बोल रहे हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव है। ओके, अतः लोग क्या करेंगे, अपनी मुद्रा को बंद पत्रों में बदल देते हैं। इस प्रकार इस स्थिति में सट्टा के लिए या जो आपकी प्रत्याशित भावना है उसके लिए मुद्रा की कम मांग होगी। और इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मनी डिमांड है उसको हम लोगों ने दिखा दिया है। मनी डिमांड ये कहां से आ रही है, दो जगह से आ रही है। एक तो आ रही है मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शंस या ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, दूसरी आपकी आ रही है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इसलिए इसको टी और इसको एस लिखा है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, स्पेकुलेशन मतलब आप जो अंदाज लगा रहे हो उसको। अच्छा, तो अब ये कैसे आएगा, इसको तो मैंने आपको बता दिया था। ये फॉर्मूला क्या निकल के आया था, के टाइम्स पी टाइम्स वाई। के पी वाई का क्या मतलब है इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैंने 2-3 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। ये क्या होगी, ये इसका फॉर्मूला ये आ जाता है आर मैक्स, जो अधिकतम आर हो सकता है किसी टाइम पर। अभी ये देखो, ये एक्चुअली कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, ये हमें डायरेक्शन समझाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ आर मैक्सिमम कुछ हो सकता है, मान लीजिए 15% से ज्यादा आर हो ही नहीं सकता, हमने ऐसा माना। आर मिनिमम क्या है, कम से कम 1% तो आर रहेगा ही रहेगा, इससे कम इंटरेस्ट रेट हो नहीं सकता। तो ये जो आर है, ये इसकी वैल्यू आप बदलते जाओगे तो एमडीएस बदलता चला जाएगा। ठीक, मतलब क्या, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बदलती चली जाएगी। अब इसी में थोड़े से आप क्या कर लो, गेम खेल लो। गेम नहीं खेलोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा। गेम क्या है, अगर आपने आर को आर मैक्स के बराबर किया कि 15 से ज्यादा नहीं हो सकती तो 15 तो हो सकती है, तो 15 में से आपने 15 घटाया, नीचे 15 में से आपने 1 घटाया, कुछ भी करो, ऊपर तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0। यानी कि इस केस में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी शून्य हो जाएगी, कोई डिमांड ही नहीं है। और इसी की जगह अगर आपने आर को आर मिन के बराबर कर दिया, मान लीजिए आर मिन हो गया आपका 1 में से घटाया, ऊपर कुछ भी कर दो, 15 में से आपने घटाया, किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दोगे तो वो हो जाती है इनफाइनाइट। तो आपको दिख रहा है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी शून्य भी हो सकती है और अनंत भी हो सकती है। ठीक, बस हमें ये चीज एक आइडिया लग गया। ऐसे एक्चुअली पूरा ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है जहां से आप चीजें निकाल ले जाओ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपका आर बहुत ज्यादा है तो देखो मनी डिमांड कितना हो गई, 0 हो गई। यानी कि इतने इंटरेस्ट रेट पर कोई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी नहीं है। ट्रांजैक्शन डिमांड अभी भी रहेगी, लेन देन तो लोग करेंगे ही ना। तो आपको जो टोटल डिमांड है उसमें ट्रांजैक्शन डिमांड तो होगी, लेकिन कोई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी नहीं रहेगी। और यहां पर क्या हो रहा है, जब आपका आर इतना कम हो गया तो स्पेकुलेशन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई, है ना। रियल लाइफ में इनफाइनाइट नहीं हो सकती, लेकिन आपको समझ आ रहा है ना कि स्पेकुलेटिव डिमांड भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है जो एक्चुअल डिमांड फॉर मनी है, मुद्रा की मांग है उसको। ठीक, अच्छा क्या हुआ, जहां आर ब्याज की बाजार दर है एवं आर मैक्स और आर मिन ये आर के ही उच्च और निम्न धनात्मक नियतांक है। नियतांक मतलब कॉन्स्टेंट्स है जो हमने माने हैं कुछ रीजन से, कुछ चीजों को एनालाइज करके, कुछ मॉडल्स को देख करके, किसी इकोनॉमी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करके मान लिए है। ठीक, ऐसा हो गया। समीकरण से स्पष्ट यह है कि जब आर में हम आर मैक्स से आर मिनिमम तक कमी होती जाती है, क्या हो रहा है, आर मैक्स पर आप रहोगे, फिर आप आर मिन पर जाते हो। तो हम लोग जब आर मैक्स पे जाते तो हम 0 डिमांड कर रहे थे, स्पेकुलेटिव डिमांड, और जब आर मिन पर गए तो हम इनफाइनाइट डिमांड किया। तो क्या हो रहा है, जब आर में कमी होती जा रही है तो एमडीएस का मान 0 से अनंत तक बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आर कम होगी मांग बढ़ती जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट कम
तो मनी के लिए डिमांड ज्यादा, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो मनी की डिमांड कम। अब हम लोगों ने डिमांड के दोनों ही कंपोनेंट्स को देख लिया है। क्या कर लिया है, जैसा कि पूर्वलिखित में हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ब्याज की दर को धारित मुद्रा अधिशेष की अवसर लागत अथवा कीमत के रूप में समझा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, जो ब्याज की दर है, जो इंटरेस्ट रेट है वो आर है, उसको हम लोग धारित मुद्रा अधिशेष, धारित मुद्रा अधिशेष का मतलब क्या हुआ, जो आपने अपने पास मुद्रा रखी हुई है, जो मनी आपके पास है, उसकी कीमत या उसकी लागत। अगर आपने अपने पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है भाई, तो आप इंटरेस्ट खो रहे हो ना, आपने बैंक में पैसा जमा किया होता तो आपको इंटरेस्ट मिलता। तो आपने अपने पास जो भी पैसा रखा हुआ है उसकी कितनी कीमत है। आप सोचोगे इसका क्या मतलब हुआ, भाई मेरे पास तो पैसा रखा हुआ है, पैसे की क्या कीमत है, उस पैसे को रखने की कीमत है, और वो कीमत है वो ब्याज जो आपको मिलता अगर आप उसको बैंक में रख देते। तो क्या लिखा हुआ है, ब्याज की दर को धारित मुद्रा अधिशेष की अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अथवा कीमत के रूप में समझा जा सकता है। आगे बात समझे। अच्छा अब देखो फटाफट, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अभी तक हम लोगों ने किसकी बात की, मनी डिमांड की। मनी डिमांड हमारी क्या निकल कर क्या गया, मनी डिमांड हमारा निकल कर क्या गया, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये आ गया। अब थोड़ी सी बात हम लोग किसकी कर लें, आपूर्ति की भी कर लें, सप्लाई की भी कर लें। तो क्या हो जाता है, अगर सप्लाई बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, और लोग इस अतिरिक्त मुद्रा से बंद पत्र खरीदते हैं, क्या हुआ, लोगों ने बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई मेरा ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है, पूरा ट्रांजैक्शन मोटिव तो पर्पस हो ही रहा है, लेन देन के लिए पैसा है, अब मैं बॉन्ड्स खरीद लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स के लिए डिमांड बढ़ने लग गई। तो क्या हो जाएगा, तो बंद पत्र की मांग में वृद्धि हो जाएगी, जिससे बंद पत्र की कीमत बढ़ेगी, और अगर बंद पत्र की कीमत बढ़ेगी तो ब्याज की दर में गिरावट आने लग जाएगी। क्यों, बंद पत्र की कीमत जब ज्यादा है तो ब्याज की दर नीचे जाने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसे समझो, इससे क्या होगा, दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बढ़ी हुई आपूर्ति से, जो आपने ज्यादा मनी सप्लाई कर दिया है, आपके पास मुद्रा रखने की कीमत कम हो जाएगी। क्यों कम हो गई, क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई। ब्याज की दर कम क्यों हो गई, क्योंकि आपने बॉन्ड्स की कीमत बढ़ गई थी। बॉन्ड्स की कीमत क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि आपने एडिशनल मनी से बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो आपके पास मुद्रा रखने की कीमत है वो कम हो जाएगी, अर्थात ब्याज की दर में कमी आ जाएगी। आपको बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अचानक से मनी सप्लाई बढ़ जाए, अभी इंडिया में सारे लोगों को एक सूटकेस पैसा बांट दिया जाए, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके पास पैसा है, किसी को चाहिए ही नहीं, तो मनी डिमांड भी कम है, प्लस ऑलरेडी मनी सप्लाई बढ़ा देने से किसी भी अर्थव्यवस्था में लोग जो कुछ भी खरीद सकते थे, दूसरी परिसंपत्तियां वो खरीदने लग जाएंगे। तो वैसे केस में भी क्या हो जाएगा, मनी की जो कॉस्ट है मनी रखने की, इंटरेस्ट रेट, वो कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब समझो, किंतु यदि ब्याज की बाजार दर पहले से ही काफी निम्न हो, पहले से ही बहुत कम है कि इससे कम हो ही नहीं सकता, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट किसी इकोनॉमी में नहीं चलता है। जापान में कभी कभी किया गया था, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन मतलब होता है महंगाई का उल्टा। बहुत खतरनाक होता है, इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपको उल्टा लग रहा हो कि अरे महंगाई ना हो तो कैसा हो जाएगा, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम टूटने लग जाता है। कभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अलग से, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए। अच्छा, तो क्या है, जिससे कि हर कोई यह आशा करे कि भविष्य में इसमें वृद्धि होगी, तो इस स्थिति में कोई भी बंद पत्र नहीं रखेगा, क्योंकि ऐसा करने से पूंजी की क्षति होगी। क्या लिखा हुआ है, देखो, अगर ब्याज की दर पहले से ही बहुत कम है तो लोग क्या सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने वाला है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके बॉन्ड्स के प्राइसेस कम होंगे, तो कोई बॉन्ड्स नहीं रखना चाहेगा, बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में कोई भी बंद पत्र नहीं रखेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसको पूंजी, पहले 100 रुपए का मैंने बॉन्ड खरीदा है, कल को 80 रुपए का हो जाएगा, तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो जाएगा ना हर बॉन्ड पर। इस वजह से क्या हो जाएगा, कोई बॉन्ड रखेगा नहीं। ऐसे में हर कोई अपने धन को मुद्रा अधिशेष के रूप में रखता है। तो यहां पर फिर से क्या हो जाती है, आपकी मनी की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों को बॉन्ड बेचना है, मनी चाहिए। ठीक, अच्छा, तो क्या समझ में आया, यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा इंजेक्ट भी की जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑलरेडी चीजें ऐसी चल रही हैं कि आपने एक्सेस सप्लाई कर दिया, आपने बहुत पैसा छाप करके लोगों को दे दिया, सारे लोग पैसा रखो अपने पास, तो क्या हो जाएगा, तो इसका उपयोग लोगों की तृप्तियों को परितृप्त करने में होगा। तो लोग ये नहीं करेंगे, लोग सोचेंगे यार इंटरेस्ट रेट और तो गिरेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट गिरेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो अगर मैंने कोई और संपत्ति खरीदी तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो मैं संपत्ति क्यों खरीदूं, तो मैं ऐश करता हूं, मैं पैसे खर्च करता हूं, मैं कंजम्पशन करूंगा, मैं अपनी तृप्तियों को परितृप्त करूंगा। ठीक है, अपनी जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, ऐश करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, लेकिन कोई भी तरह से संपत्ति नहीं रखूंगा। तो क्या हो जाएगा, तृप्तियों को परितृप्त करने में होगा, ना कि बंद पत्र यानी कि बॉन्ड्स की मांग में वृद्धि होगी। लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे नहीं अभी भी, क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इससे कम तो इंटरेस्ट रेट हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो भी सेंट्रल बैंक होती है ना, उसके ऊपर काफी तरह का प्रेशर होता है, अलग अलग तरह का, आपको कभी अलग से पढ़ाऊंगा। तो
एक लेवल से कम आप इंटरेस्ट रेट नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी भी जैसे इंटरेस्ट रेट चला, लोग बोलते हैं कि नहीं ग्रोथ बढ़ानी है तो एकदम से इंटरेस्ट रेट कम कर दो तो एकदम से ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर काफी समस्याएं भी हो जाती है, बहुत हाथ जकड़ जाते हैं सेंट्रल बैंक्स के, तो वो वाला टॉपिक हो जाएगा। इसमें क्या होगा, या फिर ब्याज दर को आर मिनिमम से भी कम नीचे ले जाने में, मतलब लोग बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे और आर मिनिमम से आपकी जो इंटरेस्ट है वो नीचे जाएगा नहीं। ऐसी अगर स्थिति आर मिनिमम पर पहले से अगर आर चल रहा है तो लोग सोचेंगे कि भाई इससे तो ऊपर ही जाना है, तो ऐसे हम बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, हम भले ही एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कर दो तो हम लोग क्या करेंगे, तृप्तियों को परितृप्त करने में खर्च कर देंगे, हम लोग किसी दूसरी संपत्ति को नहीं खरीदने वाले। ठीक, अच्छा आगे बात समझ में। तो क्या हुआ, ब्याज की दर में कमी के बिना मुद्रा अधिशेष के लिए ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं तरलता पाश। पाश मतलब होता है शिकंजा, ट्रैप, चूहे का ट्रैप होता है ना, आपने चूहे को फंसा लिया, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ऐसी स्थिति में लिक्विडिटी ट्रैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ाने के बाद भी बाकी और चीजों में जहां पर लोगों को एक तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए आप उसको नहीं बढ़ा पा रहे होते हो। कुछ ऐसे इकोनॉमीज में हुआ है, इसको भी हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेट ट्रैप होता है। डेट ट्रैप समझते हैं क्या होता है, हमारे जो पुरानी मूवीज में आता था, लाला टाइप के लोग गाँव के लोगों को, किसानों को लोन दिया, उसके बाद से इतना ज्यादा महंगा ब्याज लेते हैं कि वो लोग जिंदगी भर ब्याज ही चुकाते रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये लोग तो उधार लेकर के गुलाम हो गए हैं, तो डेट ट्रैप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप। यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप है, तो लिक्विडिटी ट्रैप को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हर कोई ब्याज दर में भविष्य वृद्धि के लिए तथा बंद पत्र की कीमत में गिरावट के लिए आश्वस्त रहता है। सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा और बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे, सबको पता है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हो जाता है, हर कोई अपने धन को मुद्रा के रूप में ही रखता है। कोई भी, सब लोग को कैश चाहिए, सबको पैसा चाहिए, उस टाइम पे कोई दूसरी संपत्ति रखेगा ही नहीं, और मुद्रा की प्रत्याशित मांग अनंत हो जाती है। क्यों, सारे चीजों को लोग बदलने लग जाते हैं, सब चीजों को, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे बॉन्ड्स नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, तो सारे लोग मांगने लग जाते हैं, तो फिर समस्या ऐसी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। कभी कभी कुछ इकोनॉमिक्स में ऐसा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है, उसको अलग से कभी डिस्कस करूंगा। तो खैर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इस बिंदु पर मुद्रा के प्रत्याशित मांग फलन की लोच अनंत हो जाती है। लोच समझा था, लोच क्या होता था, हमारी इलास्टिसिटी क्यों जाती है, आपने देखा ना, आर मैक्स माइनस आर अपॉन आर माइनस आर मिनिमम। अब अगर आर ऑलरेडी आर मिनिमम के बराबर है तो ये भी आर मिनिमम हो गया, तो आर मिनिमम से आर मिनिमम घटाओगे तो शून्य हो जाएगा, किसी भी संख्या में शून्य से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये तो मनी डिमांड इनफाइनाइट हो गई, लेकिन साथ ही इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, आपकी प्राइस, जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप यहाँ पर इलास्टिसिटी निकालोगे तो इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इलास्टिसिटी होती क्या है कि आपने किसी एक चीज में परिवर्तन किया, उसकी वजह से दूसरी चीज में जो परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन से परिवर्तन में भाग नहीं देते हैं, प्रतिशत परिवर्तन से प्रतिशत परिवर्तन में भाग देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या चीज निकल करके आ रही है। ठीक, तो वैसे में हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आर ऑलरेडी मिनिमम पर है, तो वहां पर देखते हैं कि जो हमारा फलन है, फलन मतलब फंक्शन, यही तो फंक्शन है। फंक्शन क्या है यार, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है यही फंक्शन है, इसको अच्छे से लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा आर मैक्स माइनस आर अपॉन आर माइनस आर मिनिमम, यही फंक्शन है। इस फंक्शन की जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट निकल करके आती है इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, जब आर आपका आर मिनिमम के बराबर है। ठीक, और जब आर आपका आर मैक्स के बराबर होता है तो इलास्टिसिटी 0 के बराबर हो जाती है। अच्छा, क्या हुआ, जब आर बराबर आर मैक्स तो सट्टा के लिए मुद्रा की मांग शून्य हो जाती है, ये भी आपको करके दिखाया था मैंने अभी। और आर जब आर मिनिमम के बराबर है तो अर्थव्यवस्था की जो तरलता पाश में हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है, साथ में मनी डिमांड भी इनफाइनाइट हो जाती है। आगे बात समझ में। तो क्या किया हम लोगों ने, मुद्रा की कुल मांग, अब आ जाते हैं वापस से जो मैं कई बार बता चुका हूं, अंतरण मांग। अंतरण मांग मतलब क्या हो जाता है, डिमांड ट्रांजैक्शंस के लिए, और सट्टा मांग, सट्टा मांग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन। तो ये हो गया आपका MDS, इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया, यही आपकी मनी डिमांड हो गई। आगे बात समझ में। अच्छा, कि योग के बराबर होती है अंतरण मांग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और कीमत स्तर। क्यों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को हम लोगों ने क्या दिखा था, Y, कीमत स्तर को क्या दिखा दिया था यहाँ पर, P, जो हमारे जीडीपी डेफिसिट हुआ करता था, से सीधे समानुपाती होती है। जबकि मुद्रा की प्रत्याशित मांग जो है ना, वो ब्याज दर के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, में व्युत्क्रम संबंध होता है। तो क्या हो जाता है, ये आपका जो है इंटरेस्ट रेट से 1/r कर दो, प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1/r मतलब इंटरेस्ट रेट का उल्टा, और प्रोपोर्शनल तो R से व्युत्क्रमानुपाती हो गया, R के प्रोपोर्शनल नहीं रहा, 1/r के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, तो समानुपाती तो है 1/r के, इसी को बोला सकता है कि R के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां पर क्या है, ये जो है आपका ये क्या है, ये Y और P इनके लिए प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए तो हम लोगों ने देखा था, इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया था, K टाइम्स P इंटू Y, है ना, जहां पर K कोई कांस्टेंट था। अच्छा,
क्या हुआ, एमडी आपका ये हो गया और एमडी जो टोटल आपकी मनी डिमांड है वो केपीवाई प्लस ये निकल करके आ गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल करके आ गया जहां पर हम लोगों ने मनी सप्लाई को नहीं देखा, मनी डिमांड को देख लिया। ठीक, अच्छा आगे बात समझ में। तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन डिटेल में इतनी क्लैरिटी से आपने अगर ये वीडियोस देखे हैं तो मनी डिमांड के दोनों एंगल्स काफी अच्छे से आपको समझ में आने लगे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई को ऐसा ही मानते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि जो भी सेंट्रल बैंक है उसके ही हाथ में है इंटरेस्ट रेट, और जो साख सृजन था, मनी क्रिएशन था, वो सेंट्रल बैंक और बाकी बैंक्स मिलकर के कैसे करती हैं, वो वाले लेक्चर्स को आप ध्यान रखिएगा। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मनी सप्लाई किस तरह से कंट्रोल हो रही है, मनी डिमांड कहां से आ रही है, वो आप लोगों ने देख लिया। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही आप लोग को इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बदलता रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता रहता है इसमें। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मनी को अलग अलग तरह के देखने के वो हैं मापक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हाथी क्या है, हाथी खड़ा है, ठीक ठीक। अब हाथी 6 अंधे लोग बेचारे पकड़ के कर रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि ये तो खंबे जैसा है, जिसने सिर्फ पैर छुआ, जिसने पूंछ छुई वो बोला झाड़ू जैसा है, जिसने सूंड छुई उसने कुछ बोला कुछ ऐसा है, जिसने पेट छुआ उसने बोला नहीं तो कुछ गोल गोल गेंद जैसा है। तो क्या हो रहा है कि हम लोग अंधे हैं, अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास उतने अच्छे सेंसेस नहीं है, तो मनी को हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। तो अलग अलग तरह से मनी को जब देखा जाता है तो उसके अलग अलग मापक है। तो आरबीआई 4 तरह के मेजर्स को पब्लिश करती है, वो क्या होते हैं, उनका क्या मतलब, इन सारी चीजों को देखेंगे। और कुछ लोग जिन्होंने पूछा भी था उनको भी इसका आंसर मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं अपने अगले वीडियो में। बाकी आप लोग ऐश करते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए और शेयर करिए बाकी लोगों के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी कुछ भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।